पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, व्यवसायिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में प्रश्न आता है हम किसका क्यों साथ दें और किसका क्यों विरोध करें। तो हमारा विरोध धर्म के आधार पर है, सत्य के आधार पर है, न्याय के आधार पर है, ईश्वरीय व्यवस्था के आधार पर है। अब इस काम को परिणाम तक पहुंचाने के लिए हमने जब विरोध सत्ताओं से मोल लिया, जो अपने आप को इस समय का चक्रवर्ती सम्राट माने बैठे थे, तब कुछ लोगों को डर लग रहा था। विपक्ष ने सत्ता पक्ष के साथ बैर मोल नहीं लिया। आज इस देश में सरकार से यदि लोगों की घृणा है, नफरत है, पूरे देश में जो विद्रोह और बगावत है, यदि सरकार के प्रति विश्वास खत्म हुआ है, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका इसी राष्ट्रीय स्तर पर किसी संगठन की है, तो भारत स्वाभिमान ऐसा आप शुरू होगा। आज इस देश में जब पाप के खिलाफ एक विद्रोह और एक बगावत पैदा हुई, आज लोगों का विश्वास टूट गया उस भ्रष्ट सत्ता और व्यवस्था से। लेकिन उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए अब कभी कभी स्वीकार तो कर लेते हैं, ये राजनेता किसी को भी श्रेय देने में सबसे ज्यादा कंजूस होते हैं, लेकिन फिर भी इस बात को तो मानते ही हैं कि 2014 का जो चुनाव हो रहा है वो चुनाव नहीं, वो एक जन आंदोलन, और उसको जन आंदोलन बनाने में सबसे बड़ी भूमिका आप लोगों की है। अब जरा इसका अगला चरण भी सोच के रखो। 2014 में सब कुछ बदलने वाला नहीं है, लेकिन हम बहुत कुछ बदलेंगे। दो पक्ष हैं बदलाव के हमारे, एक व्यक्ति में बदलाव और दूसरा व्यवस्था में बदलाव। देखो जरा इन दोनों बातों को गहराई से सोचो। व्यक्ति में बदलाव को राजनेता नहीं ला सकता। व्यक्ति में बदलाव आता है ज्ञान से, तप से, संयम से, सदाचार से, सच्चरित्रता से, पवित्रता से। व्यक्ति में बदलाव आता है जब बचपन से ही उसको अच्छे संस्कार मिले और उसको उसका जो माइंड सेट है वो पूरा बदलना पड़ता है। आज हम क्यों लड़ाई कर रहे हैं? क्योंकि हमारा माइंड सेट ऐसा बन गया है कि हम पाप, अधर्म, अन्याय को न तो करेंगे न सहेंगे। ये हमारा माइंड सेट है जो आज हमें इस युद्ध के लिए, इस संघर्ष के लिए हर पल प्रेरणा देता है। ये माइंड सेट है और कुछ नहीं है। जो कुछ है पूरी दुनिया में विचारों का ही खेल है। एक विचार ने हमको सन्यासी बनाया, एक विचार ने हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ, पाप के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया। एक विचार है जो किसी को मांसाहारी बना देता है, एक विचार है किसी को शाकाहारी बना देता है, एक विचार है किसी को दुराचारी बना देता है, एक विचार है जो किसी को सदाचारी बना देता है। पूरी दुनिया के संघर्षों को यदि एक शब्द में कहा जाए तो क्या है ये लड़ाई? सारी विचारों की लड़ाई है। अब हथियारों की लड़ाई वो कभी कभी होती है, एक दो दशक में कभी एक बार बड़े रूप में होती है। पूरी दुनिया में ये जो बड़ी लड़ाई है वो 50-100 साल में एक बार होती है, जिसको विश्व युद्ध आदि का दर्जा दे दिया जाता है। अब हथियारों की लड़ाई तो मात्र 1% रह गई है, 99% लड़ाई तो विचारों की है। और ये लड़ाई अभी शुरू हुई है, अभी खत्म नहीं हुई है। मोदी जी के सत्तासीन होने के बाद भी हमारी असली लड़ाई शुरू होगी कि भैया अब इस देश में से गो हत्या बंद कराओ। अभी वो नहीं बोलेंगे, चुनाव से पहले कुछ भी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि चुनाव से बोलने से पहले बखेड़ा हो सकता है। अब मोदी जी इस बात को नहीं कह सकते लोकसभा चुनाव से पहले कि हम भारत से गो हत्या का कलंक खत्म करेंगे, ये नहीं बोल सकते, स्टेटमेंट ही नहीं देंगे। लेकिन चुनाव से जीतने के बाद भारत से गो हत्या के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध हम लगवाएंगे।
आप कहेंगे जी उनके ऊपर ये जो गोकशी चलाने वाले हैं दबाव डालेंगे। अरे ताकत की लड़ाई होती है। यदि गोकशी करने वाले उनके ऊपर दबाव डालेंगे, अरब कंट्री वाले उनके ऊपर दबाव डालेंगे, यूरोप और अमेरिका वाले उनके ऊपर दबाव डालेंगे, उनसे बड़ी ताकत हमारी होनी चाहिए कि हम अपना दबाव डाल सकें। तो लड़ाई तो मेरे भैया अब एक लड़ाई तो जीत चुके हैं हम, अब हराना कोई मकसद नहीं रह गया, वो तो खुद हारी हुई है। हारे हुए को क्या हराना। अब हमारा जो असली मकसद है उसके लिए तैयारी करनी अभी से। इसलिए चुनाव के बाद हो सकता है, पिछली बार हमने जब 4 जून 2011 को जब दिल्ली में आंदोलन के आह्वान किया था तो 5-10 लाख लोग गए थे। इस बार हो सकता है 1 करोड़ से ज्यादा लोग दिल्ली की ओर प्रस्थान करें यदि हमारी मांगी ना मानी जाएगी। देखो ये ताकत की लड़ाई है भैया, ऐसे नहीं होने वाला। इस देश में 67 सालों से हमारे संत तप कर रहे हैं भैया, गौ माता की रक्षा करो, गौ माता की जय, गौ माता की जय। मोदी जी के सत्ता में आने के बाद एक भी गाय का कत्ल हिंदुस्तान में ना हो, ऐसी व्यवस्था अपने को बनानी। 1 करोड़ गायों का कत्ल हिंदुस्तान में होता है और 1 करोड़ गायों को कत्ल करने के लिए बांग्लादेश भेज दिया जाता है। 2 करोड़ गौ माता का, गोवंश का कत्ल हिंदुस्तान में होता है। हमारे बच्चों को पीने के लिए दूध नहीं मिलता है, और दूध मिलता भी है तो गाय का तो ना के बराबर मिलता है। कुछ महाराष्ट्र में, कुछ आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, दक्षिण में कुछ गायें बची हैं जहां पर अभी भी लोग गाय पालते, वहां भैंस नहीं पालते अभी भी। बहुत से ऐसे जगह हैं। कर्नाटक में मैक्सिमम जगह पर लोगों को भैंस कैसे पाली जाती है पता नहीं है। आंध्र में भी यही हो रहा था, लेकिन अब भैंस तेजी से बढ़ रही है, विदेशी नस्ल की गायें भी तेजी से बढ़ रही हैं। और गाय के कई पक्ष हैं। 10 लाख करोड़ रुपए का करीब फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो रहा है। गोबर और गोमूत्र पर आधारित खेती होगी तो हमारे आने वाली संतानें बचेंगी ना। भाई हम तो बाबा जी हैं, लेकिन तुम्हारे आगे आने वाली औलादें क्या खाएंगी जरा वो सोचो। और जो आज खा रहे हैं, तुम लोग ये लौकी नहीं खा रहे, ये मिसाइल है। ये टमाटर मटर आलू नहीं खा रहे, ये गोले हैं। ये AK-47 की गोली है ये मटर। ये जो आप शाक सब्जियां खा रहे हो, अनाज खा रहे हो, गेहूं खा रहे हो, चावल खा रहे हो, इस सब में जहर है। माताओं के स्तनों में जो दूध है, बच्चा दूध पी रहा है, उसमें जहर है। आपके खून में जहर है, आपकी हड्डियों में जहर है, आपके दिमाग में जहर घुला हुआ है। आप अपने खून टेस्ट करवा के देख लो। 100 से लेकर के 500, 1,000 गुना आपके भीतर वो सारे के सारे फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स जो खेतों में डाले जा रहे हैं आपके भीतर आ चुके हैं, आपके खून में। और उसी से कैंसर हो रहा है, उसी से ब्लड प्रेशर हो रहा है, उसी से शुगर हो रही है, उसी से मोटापा हो रहा है, उसी से डिप्रेशन हो रहा है, उसी से चमड़ी की बीमारियां हो रही है, उसी से आर्थराइटिस हो रहा है। मुझे याद है जिस गांव में मैं पैदा हुआ उसमें एक भी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर नहीं था। एक भी व्यक्ति को। एक व्यक्ति को बाद में किसी ने कहा कि शायद इसको शुगर हो गया है, ये पेशाब करने जाता है तो इसके पेशाब के ऊपर चींटियां आ जाती हैं। शायद एक आदमी को शुगर था, एक भी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर नहीं था, एक भी व्यक्ति को कैंसर नहीं था। एक आदमी थोड़ा सा मोटा था तो लोग बोलते हैं इसको बाई की बीमारी हो गई, मोटा हो गया। एक आदमी मोटा था, अब मोटा और मोटी थोक में पतला ढूंढना पड़ता। ये अनाज में बीमारी आ गई है, अनाज में ही मोटापा आ गया है, अनाज में ही जो है ब्लड प्रेशर शुगर आ गया है, अनाज में ही कैंसर आ गया है। इसलिए गौ माता बचेगी तो धरती माता बचेगी। धरती माता को हमने जहरीला बना दिया है, इसके बड़े गहरे संबंध है। तो मैंने कहा मुद्दा एक नहीं है, हमें 5-10 मिनट में मुद्दे गिनाता हूं क्या क्या करना है चुनाव के बाद। उसके लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, संगठन मजबूत बनाओ। देखो हमेशा संगठन के कारण से जीत हुई है दुनिया में। भीड़ ने कभी भी कुछ नहीं जीता है। भीड़ तो पीछे पीछे हो, ले लो भाई ले लो, बस बस जय बोलने का काम करती है भीड़। भीड़ ने कभी भी समाज में नेतृत्व नहीं किया आप लोगों को। और भाई देखो जहां तक भीड़ का प्रश्न है, भाई 12 करोड़ से ज्यादा लोगों के हम प्रोग्राम कर चुके हैं,
और हिंदुस्तान के 125 करोड़ में 100 करोड़ से ज्यादा लोग अपने इस काम के प्रति अच्छी भावना रखते हैं। 125 करोड़ के हिंदुस्तान में बड़ा मुश्किल है। आदमी का गांव थोड़ा बड़ा सा हो तो गांव के लोग नहीं पहचानते, शहर बड़ा हो तो शहर के लोग नहीं पहचानते। अरे इस देश के 125 करोड़ लोगों में 100 करोड़ से ज्यादा लोग इज्जत के साथ हमारे नाम को नहीं, हमारे काम को जानते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं हिंदुस्तान के लोगों की भलाई के लिए। तो इतना बड़ा ये सब काम तो हो चुका है, अब उसको संगठित करके अपने को संगठन की शक्ति को मजबूत करना है। इसके लिए आज आपको बुलाया है कि ये कार्यालय प्रभारी और उसमें नियमित रूप से 5 संगठनों का प्रशिक्षण, संगठन का निर्माण, प्रशिक्षण, निरीक्षण, ये 3 शब्द आपको दिए गए। और फिर डोर टू डोर कैंपेन, लोगों का माइंडसेट चेंज करना। छोटी छोटी बातों से लोगों का दिमाग बदलेगा, लोग सच के साथ खड़े होंगे। आगे अभी करना क्या है? मोदी जी के सत्ता में आने के बाद गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगवाना है। ये जो बड़ी बड़ी फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड कंपनियां हैं, ये सब बंद करनी पड़ेंगी। गोमूत्र और गोबर से खेती होगी। हमारे बच्चों को शुद्ध आहार हमें खिलाना है, जहर नहीं खिलाना है। उसके लिए बड़ी मुहिम चलानी है। ये तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अरे किसी के, अरे हमने 5,000 10,000 करोड़ रुपए की कोका कोला और पेप्सी वालों की जो दुकानदारी चल रही थी, जब उसके ऊपर हमने चोट की तो चारों तरफ से हम पर आक्रमण होने लगे। आज इस देश में छोटा छोटा जिनका बिजनेस है 100 200 500 1000 10,000 करोड़ रुपए का, वो उसके ऊपर जब कहीं चोट आती तो तिलमिलाने लगते हैं। लाखों करोड़ की इंडस्ट्री तबाह करनी है हमें, जो इस देश के अंदर जहर भर रही है। लाखों करोड़ की इंडस्ट्रियां, हजारों लाखों करोड़ की इंडस्ट्री है गोकशी चलाने वालों की, फिर फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड चलाने वालों की। ये इंडस्ट्रियां ऐसे नहीं चलती है, इसके पीछे बहुत बड़ी जो है एक चैन है ऑटोमोबाइल कंपनियों की। कोई कुछ, अब जब बैल से खेती होगी, नंदी का काम होगा, उस समय सारी ऑटोमोबाइल कंपनियां, उनके पीछे एक बहुत बड़ी चैन है उनकी कि भैया ये ट्रैक्टर खरीदो, ये हैरो खरीदो, ये कल्टीवेटर खरीदो, ये ऐसा करो, ये ऐसा करो, फिर ये यंत्र खरीदो। जो पूरे इनको बनाने वाली जो कंपनियां, उनका हजारों लाखों करोड़ रुपए दांव पर लगा हुआ है। एक एक कंपनी कितना कितना यूरिया, कितना कितना डीएपी, कितने कितने पेस्टिसाइड, जो कीटनाशक बनाने वाली कंपनियां हैं, उन सबका दांव पर लगा है। ये तो एक पक्ष मैंने बताया। अब हम कह रहे हैं कि भैया इस देश के अंदर आयुर्वेद की प्रतिष्ठा फिर से करो। 10 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस उसके पीछे लगा पड़ा है। भाई हिंदुस्तान में इतनी जड़ी बूटियां हैं, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी ने 10,000 से ज्यादा जड़ी बूटियों के ऊपर खोज करके दुनिया का सबसे बड़ा ऐतिहासिक काम कर दिया है। एक एक जड़ी बूटी में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि हम एक गिलोय से इस देश में सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ रुपए कमा सकते हैं। पूरी दुनिया में करीब 5 करोड़ लोग मरते हैं खाली मलेरिया से, प्लेटलेट्स कम होने से, स्वाइन फ्लू से, डेंगू से। कितने? 5 करोड़। अब गिलोय के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कर लें, यह भी हम काम करवाएंगे। अभी तक 97% बजट एलोपैथी को दिया जाता है। हम कहेंगे 50-50 तो देना शुरू करो। 97% एलोपैथी को, 3% में योग आ गया, आयुर्वेद आ गया, सिद्ध आ गया, यूनानी आ गई, सारी परंपरागत चिकित्सा पद्धति आ गई। माने 3% में 5 पैथियां और 97% में 1 पैथी। तो ये एलोपैथी मंत्रालय है या ये भारत का हेल्थ मंत्रालय है? तो इस एलोपैथी मंत्रालय को भी हेल्थ मंत्रालय में बदलवाना पड़ेगा और हिंदुस्तान की चिकित्सा परंपरा को ही आमूलचूल परिवर्तन कराना पड़ेगा। हिंदुस्तान के खेतों में एक एक किसान 10-10 लाख रुपए की जड़ी बूटियां बो सकता है अपने खेत में। हिंदुस्तान की जड़ी बूटियों से पूरी दुनिया के अंदर जो करीब 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार हो रहा है जड़ी बूटियों का, 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जो हेल्थ सेक्टर में बिजनेस हो रहा है, 100 लाख करोड़। भारत की कुल जीडीपी 114 लाख करोड़ की है। हम 100 लाख करोड़ नहीं, 25 लाख करोड़ कम से कम पूरी दुनिया का 1/4 जो है वो हम हेल्थ में ऑक्युपाई कर सकते हैं। 25 लाख करोड़। लेकिन उसके लिए चेंज करना पड़ेगा, पूरे हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में पूरा परिवर्तन आए और हिंदुस्तान में अच्छी चरित्रवान, स्वस्थ, बलवान, प्रज्ञावान, महान संतानें तैयार हों। कैसे होंगी?
जब तक शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलेगी कुछ भी नहीं बदल सकता। और जिस दिन शिक्षा व्यवस्था को बदल दिया उस दिन हिंदुस्तान बदल जाएगा, माइंडसेट बदल जाएगा देश के बच्चों का, जवानों का। तो प्राइमरी स्कूल से लेकर के कॉलेज से लेकर के यूनिवर्सिटियों तक पूरा सिलेबस बदलना पड़ेगा। इसके अंदर सारे के सारे जो बुद्धिजीवी हैं वो लगभग बिके हुए हैं। जो हम लोगों को लगता है नहीं इलीट इलीट इलीट, सो कॉल्ड इलीट, ये मैं कहीं इनको बोलता हूं लिटरेट इडियट्स, इन्होंने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर रखा है। तो हिंदुस्तान की पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदलना कोई छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। तो भैया इस बार अब सबको मिलकर के ऐसा जोर लगाना है कि भारत में शिक्षा का भारतीयकरण करना है। शिक्षा को उसी अध्यात्म की आधारशिला पर फिर से खड़ा करना है जिसको नष्ट किया था मैकाले ने। ये छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है, लेकिन ऐसे परिवर्तन नहीं आ जाएगा। इसके लिए बहुत बड़ी ताकत अपनी होनी चाहिए। जब तक सत्ताओं को यह भय नहीं होता कि उखाड़ फेंकेंगे हमको, एक बार दहाड़ दिया तो हम नष्ट हो जाएंगे, इतनी ताकत खड़ी करनी पड़ती है, तब जाकर के बदलते। सत्ताएं बड़ी निरंकुश होती हैं, किसी की हो जाए, सत्ताएं बड़ी क्रूर होती हैं। उसके लिए अपने को अभी से तैयारी करनी है। जिले तहसील स्तर पर तो संगठन पूरा मजबूत हो चुका है। गांव गांव में ऐसे लोगों को तैयार कर देना कि अब शिक्षा को बदलेंगे, चिकित्सा को बदलेंगे, खेती को बदलेंगे। अब सारा बदलाव नीतियों से आएगा। मैंने बार बार इस बात को कहा है और 3 ये शब्द नोट भी कर लो और अपने कार्यकर्ताओं को इसका ट्रेनिंग दो कि बदलाव आता है नीतियों से, नेतृत्व से और नियत से। एग्रीकल्चर की पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, हेल्थ पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, एजुकेशन की पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, टैक्सेशन की पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, एनवायरमेंटल पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, खनन की पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। इस देश में जो परिवहन की पॉलिसी है, ट्रांसपोर्टेशन की पॉलिसी वो चेंज करनी पड़ेगी। अरे इस देश में इतनी बड़ी संभावना। थोड़ा थोड़ा कुछ उस विषय में बोलने लगे आदरणीय मोदी जी अभी आजकल। अभी इस बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में थोड़ा सा उन्होंने पॉलिसी के ऊपर बोला था। देश बनेगा नीतियों से, शासन आता जाता रहता है। यह मैंने कहा बीजेपी का भी शासन देखा है, वाजपेयी जी का भी शासन देखा है, अभी भी हम सत्ता और व्यवस्था को बदलते हुए देखना चाहते हैं। देश चलता है नीतियों से, पॉलिसीज से। सारी नीतियों को बदलाव करना यह छोटा काम नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, सारी नीतिगत परिवर्तन। मैंने एक छोटा सा सुझाव दिया था, अरे भाई 67 साल से हिंदुस्तान का नर्क बना के रख दिया तुमने, थोड़ा इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज लाओ, थोड़ा टैक्सेशन की पॉलिसी में चेंज लाओ। सारे मैंने कहा रिजर्व बैंक वालों, अब 2005 से पहले के नोट वापस लेकर के नोट के बदले नोट देने से बात नहीं बनेगी। सारे के सारे नोट खत्म करो, करेंसी खत्म करो, बैंक ट्रांजैक्शन पर देश को लेकर के आओ, थोड़े छोटे नोट छोड़ दो जो गरीब लोग हैं, साधारण लोग हैं, उनके लिए सारा ही काला धन खत्म। एक सिंगल बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स लगाओ 0.1% से लेकर के, और आप उसको लगा लो चाहिए बीड़ी सिगरेट शराब आदि के फैक्ट्रियों पर चाहे 5-10% भी क्यों ना लगा लो, बाकी 1% एवरेज टैक्स, मात्र 1%। और वो भी जब आपको प्राप्त करते रिसीविंग के ऊपर। आदमी लेता कब है? जब उसको कोई लाभ होता है। उधार भी लेगा तो किसी काम के लिए लेगा ना, कोई फैक्ट्री लगाने के लिए, घर बनाने के लिए, बिजनेस के लिए, किसी न किसी के लिए लेगा। तो ये इसके ऊपर हमने पूरे देश में बहस छेड़ दी। और अब इसमें भी आपने देखा डर रहे हैं, बोलना ही नहीं चाहते। मैंने कहा कब तक बचोगे? चुनाव के बाद तक पीछा नहीं छोड़ूंगा, करवा के ही मानूंगा। जेतली जी बोले बाबा तो बड़ा हठी है। मैंने सोचा था बाबा जी 1 बार कहेंगे, 2 बार कहेंगे, 3 बार कहेंगे, तो इन्होंने तो हठ प्रयोग कर लिया। मैंने अभी गडकरी जी से बात की, गडकरी जी इनका मैनिफेस्टो देख रहे हैं। मैंने कहा गडकरी जी ये करना पड़ेगा, नहीं किया तो फिर मैंने कहा अब ये अखाड़ा अलग खोलना पड़ेगा। बोले नहीं बाबा जी मेरी जिम्मेदारी है। देखो एकदम सीधी सीधी बात करते हैं हम, हमारा कोई लुका छिपी का खेल नहीं है, हमारा किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं है। साधु बने हैं तो सत्य की, धर्म की, न्याय की प्रतिष्ठापना के लिए बने हैं। ये किसी को सिंहासन पर बैठाना हमारा मकसद नहीं है, और सिंहासन पर बैठाना भी एक मकसद के लिए है, और वो मकसद किसी भी कीमत पर पूरा करवा करके रहना है।
तो ये जो काम है ये साधारण काम नहीं है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, एक छोटा सा नीतिगत परिवर्तन। मैंने हिंदुस्तान के सारे अर्थशास्त्रियों को बैठाया। अब पीछे आपने देखा 2000 से ज्यादा सीए बैठे हुए थे, देश के टॉप सीए, और उसमें सारे इकोनॉमिस्ट, देश के जो विचारधारा से जो कहते हैं ये राइटिस्ट है, ये लेफ्टिस्ट है, यहां ये वाला है, वो वाला है। देश में जेएनयू के प्रोफेसर अरुण कुमार जी वो कहते भैया ये तो बहुत मतलब एक ऐसा आदमी है जो कभी भी किसी के पक्ष विपक्ष की बात नहीं करता, सच है वही बात करता है। मैंने उनको ला करके बैठा, उन्होंने कहा ये सच है, हिंदुस्तान में ब्लैक मनी और करप्शन ना होता तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था 114 लाख करोड़ की नहीं 1000 लाख करोड़ की देश की अर्थव्यवस्था होती। चीन से हम 2 गुना ज्यादा, अमेरिका से 1.5 गुना ज्यादा पावरफुल होते। ये मैं नहीं कह रहा था, प्रोफेसर अरुण कुमार जी से मैंने कहा यहां आकर के बोलो आप। बोला उन्होंने। क्यों हुआ? क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसी, क्योंकि टैक्सेशन की पॉलिसी देश में ठीक नहीं है। मैंने शब्द का इस्तेमाल किया, टैक्सेशन, टेररिज्म, इकोनॉमिक अनार्की, आर्थिक अराजकता देश में छाई हुई है। तो मेरे से सबने कहा, बोले बाबा जी इसको बदलने के लिए तो 3 में बदलाव लाना जरूरी है। जरा 3 बातें कुछ लिख लो, ये बड़ी काम की चीजें हैं। आज आपको एडवांस ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया है। क्या? करप्ट पॉलिटिशियन, करप्ट बिजनेसमैन एंड करप्ट एग्जीक्यूटिव्स। करप्ट पॉलिटिशियन, करप्ट बिजनेसमैन और करप्ट एग्जीक्यूटिव्स, उसमें पूरा सरकारी तंत्र आ गया। खाली टैक्सेशन वाला डिपार्टमेंट नहीं, पूरा सरकारी तंत्र, ये मिलकर के देश को लूट रहे हैं। ये 3 के तिकड़ी ने तिकड़म कर रखा है। 3 की तिकड़ी के तिकड़म से देश को बाहर निकालना पड़ेगा। बोले बाबा जी आपका सुझाव तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये राजनेताओं की चमड़ी बहुत मोटी है। मैंने कहा पहले तो कोशिश करेंगे कपाल भाती से इनकी चमड़ी पतली हो जाए, नहीं तो पूरे देश के लोगों का। हमें तो भाई देखो लड़ाई करनी करनी है, ये ऐसा नहीं हो जाएगा ये काम। दरअसल इसमें ना अभी बहुत तरह की बातें हैं इसके अंदर। हमने कहा कोई भी आदमी, दुनिया देश नहीं पूरी दुनिया का कोई भी आदमी आए हमारे साथ तर्क करे। महर्षि दयानंद ने हमें सबसे बड़ा हथियार दिया आधुनिक भारत में, तर्क, लॉजिक। लॉजिक के साथ बात करो भाई। बोले बाबा जी आप अर्थशास्त्री कब से होगे? मैंने कहा तू कब से हो बताइए। रजिस्ट्री करा रखी है तुमने, ठेकेदारी ले रखी है कि तुम ही बात करोगे अर्थशास्त्र की। अरे अर्थशास्त्र हम लोग चलाते हैं इस देश का। इस देश के किसान, इस देश के मेहनत कश लोग, मजदूर, कारीगर, इस देश के अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर, इस देश के 125 करोड़ लोग इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं और देश की आर्थिक नीतियां भी वे ही बनाएंगे। कौन लोग बना रहे देश की आर्थिक नीतियां? अमेरिका में बैठे हुए लोग देश की आर्थिक नीतियां बना रहे हैं। उसको बोलते हैं वाशिंगटन कॉन्सेंसस। क्या बोलते हैं? बोले बाबा नाम भी उल्टे पुल्टे है, इसीलिए तो उल्टा पुल्टा हो रखा है। आपको पता ही नहीं है डॉलर कैसे बढ़ गया, रुपए कैसे घट गया। आप सुन लेते हो आज रुपए की ये कीमत है, डॉलर की ये कीमत है, पाउंड की ये कीमत है, यूरो की ये कीमत है। क्यों भाई? बेवकूफ बना रखा लोगों का। जो डॉलर की कीमत बताई जाती है वो वास्तव में उसकी एक्चुअल उसकी कीमत है ही नहीं। क्यों? सब अपने आप बना के बैठ गए, दादागिरी है। वर्ल्ड बैंक उसी का, IMF उसी का, फिर WTO उसी का, UNO उसी का। हम जो कहते हैं वही कीमत ये IMF तय करता है, वर्ल्ड बैंक तय करता है। फिर जो है उसी के आधार पर वर्ल्ड ट्रेड होगा तो बोले उसमें डॉलर का इस्तेमाल होगा। सद्दाम हुसैन उसने मना कर दिया, मैं डॉलर में ट्रेड नहीं करूंगा, उसके ऊपर युद्ध कर दिया। तो उधर से IMF, उधर से वर्ल्ड बैंक, उधर से WTO और उधर से फिर जो इनकी ना माने तो फिर UNO। भारत की हैसियत क्या बना रखे रखी है? बोले UNO का सदस्य भी नहीं मानते। मैंने कहा थोड़े दिन रुक जा बेटे, वर्ल्ड बैंक, IMF, UNO यही बनाएंगे, फिर अमेरिका को सदस्य बनाना है या नहीं बनाना हम तय करेंगे। लेकिन इसके लिए एक जज्बा चाहिए परिवर्तन का, ऐसे नहीं हो जाएगा ये काम। होगा, पहले था ऐसा ही, सारे भारत तय करता था किस देश की मुद्रा की कीमत क्या होगी और इसमें उसकी न्यायपूर्ण दृष्टि थी। लेकिन आज उल्टा हो गया। तो मैं बात कर रहा था
देश को बर्बाद किसने किया है? करप्ट पॉलिटिशियन, करप्ट बिजनेसमैन एंड करप्ट ब्यूरो एग्जीक्यूटिव्स, ये मिल गए। देश बनेगा किन चीजों से? सही नीतियां, सही नेतृत्व, सही नियत। यही लिखो, इसी से देश बनना है। मोदी से देश नहीं बनना, मोदी से नहीं, मोदी को जिन मुद्दों के लिए हमने बात की है उन नीतियों से देश बनना है। अरे आज मोदी है, आज बाबा है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देश चलता है नीतियों से। इसलिए यह ध्यान में रहना चाहिए कि मोदी आ जाएगा हिंदुस्तान स्वर्ग बन जाएगा, नहीं, मोदी की नीतियों से देश बनेगा। और वो नीतियां, इन्हीं नीतियों पर आना पड़ेगा जिन नीतियों की हमने बात की और देश के करोड़ों लोगों में अपेक्षाएं जगाई हैं। भाई ये देश ऐसे नहीं चलेगा, मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए आपको तैयारी करनी है, इसलिए आपको बुलाया है कि आपको जा जा करके लोगों की काउंसलिंग करनी है। नीतियां ठीक हो गई ना, फिर हिंदुस्तान में गरीबी नहीं रहेगी। ये सारा मतलब पूरा देश जो है ना, इसको इस तरह से चक्रव्यूह में फंसा रखा है। आम आदमी सोचता भाई ये तो हम तो पैदा ही गरीब घर में हुए, गरीबी को हमने क्या मान लिया? गरीबी को हमने तो यूं कहा हमें तो विरासत में मिली है। अजी बाबा जी हमारा तो, हम तो पैदा ही गरीबी में हुए। बाबा जी हमारी तो जाति ही गरीब है। बाबा जी हमारा तो गांव ही गरीब है। बाबा जी हमारे तो मजहब के लोग, मैंने मुसलमानों में गया हूं, बोले बाबा जी क्या करें, हमारे तो मजहब के लोग ही गरीब हैं। मैं दलितों में गाऊं, बोले बाबा जी हमारे तो लोग ही गरीब हैं। वनवासियों में गाऊं, बोले बाबा जी हम तो हैं ही गरीब, हमारे पास तो कुछ है नहीं, झोंपड़ी है। अरे मैंने कहा जिस जमीन के ऊपर तुम बैठे हो इसके नीचे अकूत धन संपदा छिपी और तुम्हारी, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है और तुमसे छीनी गई है। वो 1 लाख गांव को उजाड़ दिया गया, 1 लाख गांव। कौन आवाज उठाता है? सब सत्ता में आने के बाद में लूटने में लग जाते हैं। बहुत बुरी हालत है हिंदुस्तान की, ऐसे नहीं बचेगा हिंदुस्तान। 1 लाख गांव को उजाड़ दिया गया, पता भी नहीं कि गांव कभी अवस्था था। और उसके नीचे की हजारों नहीं लाखों एकड़ जमीन नीलाम कर दी गई। इसलिए मैं बोलता हूं जल जंगल जमीन हिंदुस्तान नीलाम कर दिया इन लोगों ने, और उसमें सारी राजनीतिक पार्टियां बराबर की गुनहगार हैं। बहुत अन्याय हुआ देश के साथ में। अब बदलाव लाना है तो इसके लिए हौसला बड़ा रखना पड़ेगा और हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारी जिंदगी तो लड़ाई के लिए, अरे है दिक्कत क्या भैया? रात को आराम से सो, सुबह उठ करके योगाभ्यास करो, दिन में लड़ाई करो। और करना क्या है? ठीक है अपना घर परिवार का काम तो हो ही जाता है, कितनी देर, 7-8 घंटा अपना बिजनेस कर लो, व्यापार कर लो, क्या दिक्कत हो रही है? 6 घंटा सो, 2 घंटा अपना खूब मल के नहाओ, क्रीम पाउडर लगाओ जिनको शौक है, अच्छी गाड़ी अच्छी साड़ी का इस्तेमाल करो जिनके पास में है, नहीं है तो कोई बात नहीं, पैदल चलो, क्या दिक्कत हो रही है? लेकिन 8-10 घंटा अपना बिजनेस व्यापार चलाओ, 4 घंटा फिर भी सबके पास समय बच जाता है। बोले बाबा जी वक्त नहीं है। मैंने कहा कम वक्त तेरे पास समय कितना पहले ही बता। बोले समय तो बाबा जी हर 48 घंटा होता है, 24 घंटा होता है। तो 24 घंटा है ना, 24 घंटे में से 6 घंटा सोने के लिए निकाल दिया, कितना बचा? 18 घंटे में 2 घंटा तुम्हारे सोच स्नान के लिए, सजने संवरने के लिए, कितना बच गया? 16 घंटा। 16 घंटा में 1-2 घंटा परिवार के लोगों से बतियाने के लिए, ज्यादा बतियाओगे तो आपस में जूत पतंगर हो जाएगा। कितना हो गया? 14 घंटे में से अब 8-10 घंटा बिजनेस व्यापार के लिए और माताओं बहनों के घर परिवार के लिए, नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना, सारा पड़ोसियों का भी बनाओ तो भी बना लोगी। और जो घर परिवार नौकरी वाले हैं वो 8-10 घंटे से ज्यादा तो किसी की नौकरी होती नहीं, लोग उसमें भी मटर गश्ती करते हैं। कितना बच गया? फिर भी 4 घंटा बच गया कि नहीं बच गया? बोलो। समय निकालने की बात है, वक्त नहीं है। बस बैठे बैठे कैसे होगा बाबा जी कह तो रहे, लेकिन कैसे होगा? अरे होगा, जो मैं कह रहा हूं कर। ऐसे बैठने बैठने से कुछ नहीं होगा, कुछ लोग हौसले वाले चाहिए। मैं तो कहता हूं मेरे जैसा पागल एक जिले में एक हो जाए, बहुत है। जो जुनून, जो जोश, जो आग, जो तड़फ लेकर के मैं लगा। अरे भाई गलत क्या है इसमें? जब इतने लोग हैं, कुछ लोग जिले में ऐसे हैं जो सुबह से शाम तक ताश ही खेलते रहे, ये मारा नले पे देना।
अरे नेले पे दहला तो मार दिया, इससे हुआ क्या कि खेत में दाने हो गए तेरे, के बाढ़ को नौकरी मिल गई, रोजगार मिल गया, बच्चों का कैरियर बन गया। अब फिर और यूं पता नहीं, मैं तो बचपन से देखता हूं, मुझे आश्चर्य होता है ये बावड़ा पर की करो, बस कागज ना यूं उछल उछल के मारेंगे जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई उड़े हो रही हो। ताश खेलने में लगे हुए हैं, खेलने का जुनून है, सुबह सुबह यूं पहनाओ उनमें और फिर उसमें रड़ा दे। मैंने कहा क्या कर रहे, बोले इसमें उल्टी पुल्टी कर रहे। वो ताशों में उल्टी पुल्टी करने में लगा रहा, देश में उल्टी पुल्टी कर देता इतनी देर में, तो घने दिन हो गए ताश खेलते खेलते बावड़े। ताश खेलने में लगे, आपस में बात ही छोकने में लगे, हुक्का पीने में लगे और एक दूसरे की निंदा स्तुति में, सीरियल देखने में लगी है माताएं बहनें। तुम नहीं लगी हो, जो यहां नहीं आई उनकी बात कर रहा। सीरियल देखने का जुनून, ताश खेलने का जुनून, बिना मतलब के। अरे भैया ये जुनून पालो, और ये जुनून देश में खड़ा हो चुका है और अब ये बदलाव आएगा और हमारी आंखों के सामने आएगा और हम अपने हाथों से लेकर के आएंगे। इसके लिए आज आपको बुलाया है कि ये अब भैया, अब आप लोगों को ना ऐसे संकल्प के साथ काम करना है कि अब देश की व्यवस्था को मैं बदलूंगा, देश की नीतियों को मैं बदलूंगा, देश का उसको सही नेतृत्व मिले इसके लिए मैं पुरुषार्थ करूंगा। सात्विक लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह है, बोले हम तो ठीक है लेकिन हम सबको ठीक करने का ठेका हमने नहीं ले रखा है। और ये बुरे लोग ऐसे हैं, भ्रष्ट लोग ऐसे हैं, ये कहते हैं कि इस सारी दुनिया पर राज करने का ठेका हमने ले रखा है। तो हमने इनको चैलेंज किया है कि ये संसार हमारे भगवान का है, ये शैतान का नहीं है। भगवान का ये संसार है तो इसमें भगवान का ही साम्राज्य कायम होगा, सत्य धर्म और न्याय का ही साम्राज्य कायम होगा। भाई शैतान ने बनाया होता भगवान, तो शैतान राज करते कोई दिक्कत नहीं थी। ये संसार किसने बनाया? ये सारा क्रिएशन भगवान का, और हमें किसने बनाया? हमारा बाप कौन है? हमारा मालिक कौन है? तो तुम्हारे बाप की संपत्ति पर कोई दूसरा कब्जा करे, करने दोगे? हाँ बोला बब्बा, यदि हमारी जमीन में कोई दूसरा घुस जाए तो तुम्हारे बाप की संपत्ति पर कोई दूसरा कब्जा करने की कोशिश करता है, तुम्हारे पिता के साम्राज्य को कोई दूसरा ध्वस्त करता है, कोई लूटता है, तो उसको लूटने दोगे? बोले बाबा ये तो हमारी खानदानी, हमारा वो है, हमारी संपत्ति है, विरासत है, उसको हम कैसे नष्ट होने देंगे? जैसे मेरे पिता की संपत्ति, मेरे पिता के साम्राज्य पर कोई आक्रमण करता है, उसको कोई छीनता है, उसको कोई हथियाने की कोशिश करता है, तो मैं अपना सर्वस्व उसके लिए दांव पर लगा देता हूं। ऐसे ही वो मेरा परमात्मा, उसी का ये सारा साम्राज्य है और इसके ऊपर मैं बुरे लोगों का कब्जा नहीं होने दूंगा। इंद्रम वर्धन तो कर्वंत विश्वमार्यम अपघ्नंत रावण मां वस्ती नईष्यत है, यही वेद का आदेश है, यही ऋषियों का संदेश है। और ऐसे ही अपने पुरखों ने किया। इतना बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। ये सारे सात्विक लोग जो है वो दड़ दबाए बैठे रहते और जो बुरे लोग हैं वो बेखौफ लूटते रहते। अब ऐसा नहीं हो, इसके लिए अपने भीतर एक अखंड ज्योत जलती रहनी चाहिए, शौर्य की, पराक्रम की, ओज की, तेज की, वीरता की, एक जुनून। आम भाषा में कहा जाता है ना कि आदमी भाई दिल में ठान लेना तो क्या नहीं कर सकता, और बहुत चीजों के लिए ठान लेते हैं। जवान छोरे छोरी यूं कह मैं तो भागूंगा, मैं भागूंगी, कितना ही रोक लो मां बापू, भाग के मानना है। ठान ली तो मैंने ठान ली और आपने ठान ली कि इन भोंदू और पप्पुओं का राज हिंदुस्तान में कायम नहीं होने देंगे। अरे मारे रहते हुए ये भोंदू, इनमें 2 कौड़ी की अकल नहीं, ये पप्पू ये हिंदुस्तान पर राज करेंगे? ऐसा सबको संकल्प ले लेना चाहिए कि मैं ईश्वर पुत्र हूं, मैं ऋषियों की संतान हूं, मैं राम और कृष्ण का वंशज हूं, मेरे रहते हुए इन बुरे लोगों का राज में हिंदुस्तान में कायम नहीं होने दूंगा। ऐसा सबको संकल्प होना चाहिए। तो ऐसी प्रबल भावना, एक क्षण के लिए भी हमारा संकल्प टूटे नहीं, अखंड रहे हमारा।
और ऐसा हम कर सकते हैं। अरे छोटे छोटे लोगों ने हमेशा दुनिया में बड़े काम किए, मैंने कई बार उदाहरण दिया आपको। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग एक छोटी सी चर्च में पृष्ठ था। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग एक छोटी सी चर्च में एक पृष्ठ था, एक पुजारी था, लोगों से प्रार्थना किया करता था। 50 से ज्यादा लोग उसमें नहीं समा पाते। अटलांटा में अभी मैं गया था पिछले दिनों, जब स्वामी विवेकानंद की 7 शताब्दी पर शिकागो में मुझे भाषण देने के लिए बुलाया कि बाबा जी आओ फिर से ऋषियों की संस्कृति का उद्घोष आप पूरी दुनिया को दो, आज फिर से वेदांत के उपदेश की आवश्यकता है पूरी दुनिया को। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग क्या किया उस आदमी ने, जरा सुनना। आप लोग छोटे छोटे कामों में उलझ करके रह जाते हो कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। यदि मैं ऐसा सोचता तो आज मैं भी गांव में भेड़ बकरियां भैंसिया ऊंट चरा रहा होता। कैसे होगा, कैसे होगा। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने वो काम किया। 1966 तक अमेरिका में ब्लैक लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। अभी की बात कह रहा हूं, 1966। आप में से बहुत से लोग तो उस समय जवान हो चुके होंगे, किसी की 20-25 साल की उम्र हो चुकी होगी। 1966 तक, 1920 तक वहां महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। पूरे यूरोप और अमेरिका में वो अलग बात है। महिलाओं ने फिर आंदोलन किया और जो है उनको वोटिंग राइट भी दिया। अब तो बहुत से देशों की प्रेसिडेंट हैं और सब पूरी दुनिया को चला रही है। आधी दुनिया की जो आबादी है वो भी गौरव के साथ जी रही है। हिंदुस्तान में भी बहुत नाइंसाफी हुई, बाहर तो इनमें आत्मा ही नहीं मानते थे। खैर 1966 से पहले अमेरिका में ब्लैक लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। उनके साथ पशुओं जैसा व्यवहार होता था। जहाज में भर के लेके जाते थे, पूरे नीलाम कर दिए जाते थे और लोग उनसे अपने खेतों में काम कराते थे, अपने घरों में काम कराते थे, जानवर की तरह उनके साथ व्यवहार करते थे। 1966 तक यह हालत थी। उस व्यक्ति ने उसके लिए संघर्ष किया, तब किया, बाद में चाहे उसको गोली से मार दिया गया वो अलग बात थी। लेकिन 1966 में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने अपने जीते जी ही ब्लैक्स को वोटिंग राइट ही नहीं दिलाया। आज दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क कहलाता है अमेरिका, वहां का राष्ट्रपति ब्लैक आदमी है। इसको कहते हैं परिवर्तन। और इस परिवर्तन की अगुवाई किसने की? डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने। वो क्या था? एक चर्च के अंदर छोटा सा पादरी था। इब्राहिम लिंकन की आपने पहले कहानी सुनी है। नेपोलियन बोनापार्ट एक अदना सा आदमी जिसका कोई रंग रूप नहीं था, कोई देख ले तो बोले अच्छा ये जीतेगा दुनिया को। लोग उसकी हंसी उड़ाते थे, मखौल उड़ाते थे। हिटलर तुतलाता था, बोलते समय ठीक से बोल नहीं पाता था, लोग उसकी मजाक उड़ाते थे। छोटा सा कद था, गरीब घर में पैदा हुआ था। जिस घर में पैदा हुआ हिटलर, उस घर में चारों तरफ से सीलन आती थी, उसमें घुटन होती थी। लेकिन उसने उसके अंदर संकल्प था कि इस दुनिया में आर्यों का राज होना चाहिए और मैं आर्य वंश में पैदा हुआ हूं। आर्यों का ही कोई ही पूरी दुनिया में राज करने का अधिकार है। मैं पूरी दुनिया में अपना साम्राज्य फैलाऊंगा। और वो व्यक्ति निकल पड़ा और उसने वो परिवर्तन करके दिखा दिया जो कभी किसी ने सोचा नहीं। मैं ठीक है, उसकी क्रूरता की कोई मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। मैं कोई यहां नेपोलियन बोनापार्ट का कोई आदर्श के रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक छोटी सी बात कह रहा हूं। अरे भैया, जो पूरी दुनिया का इतिहास ऐसे ही लोगों से भरा पड़ा है। पूरी दुनिया का इतिहास, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो या मिडिल ईस्ट हो, आज तक भी लोगों को यह पता नहीं लगा कि ईसा मसीह के बाप का नाम क्या था। एक कंवारी के गर्भ से पैदा हो गए ऐसा कहा जाता है। जिसको अपने बाप का नाम नहीं पता हो उसको कितनी गिलानी होती होगी उस बेटे को, उस संतान को। लेकिन जिसको अपने बाप का नाम पता नहीं, आज पूरी दुनिया के करोड़ों लोग उसको फॉलो करते हैं। आदमी के अंदर एक संकल्प होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए। हिंदुस्तान के भी ऐसे ऋषिमुनियों के उदाहरण सैकड़ों हजारों की संख्या में भरे पड़े हैं। अतीत के झरोके में हम झांक करके देखते हैं तो ये हमारी बातें सामने आती हैं, और वर्तमान में भी। अब मैं 2-3 उदाहरण आपके सामने रखता हूं। डॉक्टर कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम एक मछुआरे के घर में पैदा हुए। पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, ट्रेन में आते थे तो अखबार बेचते थे और उससे कुछ पैसे अर्जित हो जाते, चना बेच देते थे, उससे अपनी किताबें खरीदते थे, पढ़ाई की अपनी। एक मछुआरे के घर में पैदा होकर के और देश का राष्ट्रपति बन जाता है, देश का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बन जाता है। इसको कहते हैं संकल्प की शक्ति। यह हिंदू और मुसलमान का प्रश्न नहीं, यह एक संकल्प का प्रश्न है। सबसे बड़ी ताकत होती है व्यक्ति के संकल्प में। हम एक संकल्प ले लें कि हमें यह काम करना है, चाहे कुछ भी हो जाए।
कहते हैं ना, जिद, जुनून, जोश, पराक्रम, संकल्प, एक हौसला कि मुझे ऐसा करना है। बाकी अपने सारे काम होंगे। अभी भारतीय राजनीति में एक चाय बेचने वाले के घर में पैदा हुआ, कभी पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ा, कभी पंचायत का चुनाव नहीं लड़ा था, मुख्यमंत्री बनने से पहले गुजरात का। लेकिन कह रहे इस आदमी को आगे लेकर के आओ। जाति की दृष्टि से कहो तो तेली जाति कहते हैं, अति पिछड़ी जाति है ये, अति पिछड़ी जाति में आता है। इसलिए मैंने अब कुछ बातें हम देखते हुए, युग धर्म है उसमें कुछ चीजों को जब लोग बटे हुए हैं तो उनको उनकी भाषा में समझाओ। अरे मैंने कहा तुम ओबीसी ओबीसी करते हो, तुम पिछड़ा पिछड़ा करते हो। अरे एक अति पिछड़ा आदमी यदि आया है तो सारे ओबीसी वाले एक हो जाओ। हमने सारे ओबीसी वालों को फूंक मार दी, अब परेशान है सारे। अरे बाबा ने क्या कर दिया? मैंने हरिद्वार में बोला था ये चाय बेचने वाले एक अति पिछड़ी जाति में पैदा हुआ, भाव संघर्षों में पैदा हुआ है, इसलिए सारे साधुओं से आशीर्वाद दिला दिया। साधु तो ज्यादातर ब्राह्मण थे, दे दिया आशीर्वाद सारे ब्राह्मणों ने। मैंने कहा यह अति पिछड़ा। मैंने जाकर के जो अति पिछड़ों की राजनीति कर रहे थे, मैंने कहा तुम्हें पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तुम तो बोलते थे पिछड़ों की राजनीति होनी चाहिए, ये तो अति पिछड़ा लाके टेक दिया हमने, करो अब इसका मुकाबला। तो ये तो सारा चक्करबाजी चलेगा। अब इसमें ये देखो, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की नीति से काम लेना पड़ेगा। भगवान कृष्ण की नीति और राम की मर्यादा, इसके आधार पर हमें आगे बढ़ना है और अपनी मंजिल को पाना है। भाई बहनों, मैं कह रहा था कभी मत सोचो कि मैं क्या कर सकता हूं। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं। मैंने कहा यदि मुझ में संकल्प ना होता, जोश ना होता, जुनून ना होता, जिद ना होती, हठ ना होता, एक संकल्प ना होता, तो मैं आज यहां नहीं होता। गांव में गाय भैंस चरा रहा होता। चराई है, गाय भी चराई, भैंस भी चराई, ऊंट भी चराया। ऊंट चढ़ाना बड़ा खतरनाक होता। एक दिन मैं ऊंट पे बैठा तो पट्ठा पीछे वाले पैर यूं कूदाने लगा। लोग बोलते हैं ना ऊंट किस करवट बैठेगा। मैंने कहा हमने ऊंट की भी ट्रेनिंग ले रखी, जिस करवट बैठाना चाहेंगे उस करवट बैठेगा। भाई बहनों, आप लोगों को यह सोचने की जरूरत नहीं कि ये मत सोचो कि मैं कहां पर पैदा हुआ हूं। अरे जो पैदा हुआ ये तो ठीक है, ईश्वर की व्यवस्था, जहां भी मैं पैदा हो गया इसमें कभी मत पड़ा करो तुम ब्राह्मण क्षत्रिय की, वैश्य की, धनवान की, निर्धन की, कहां पैदा हुए? यार आदमी पैदा हुए होना, गधे नहीं बने होना बस। और हमारा मूल मालिक एक है, मूल पिता एक है, मूल वंश एक है। ये तो ठीक है, बाद में कुल वंश अलग अलग बन गए, कोई बात नहीं। गौरव होना चाहिए मनुष्य के रूप में जन्म लेने का, नहीं मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। और मनुष्य के रूप में मेरा जन्म हुआ है तो इन सारी कुंठाओं से बाहर निकलो, सारी दीवारों को ढा दो और फिर सोचो कि मैं अमृत पुत्र हूं, मैं ऋषियों की संतान हूं और यही सत्य है। और मैं अपने ऋषि धर्म को, अपने भागवत धर्म को पूरी प्रामाणिकता से निभाऊंगा। ऐसा जोश और जनून मैं राजस्थान के प्रत्येक भाई और बहन के भीतर देखना चाहता हूं, सब हिंदुस्तानियों के भीतर देखना चाहता हूं। जय भी घनी जोर से बोला राजस्थान वाले। तो भाई बहनों, भाई खून तो मारो भी राजस्थानी है, चिंता ना करिए, पैदा उड़े हो गए, कोई बात नहीं। देखो इस भारत माता का खून हमारे रगों में है। बड़े रूप में सोचो, इस ब्रह्मांड का, इस भारत माता का, अपने पुरखों का बहुत उपकार है हम पर, इस समष्टि का। और अपने आप को कभी भी एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखना। मैं बार बार कहता हूं, आपको जो जीवन दर्शन पुस्तक दी वहां शुरुआत ही वहीं से होती है। मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं इस धरती पर भगवान का प्रतिनिधि हूं, मैं सत्य का प्रतिनिधि हूं। मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं स्वयं भारत हूं, मुझ में भारत बसता है। मेरा मुकुट, ये जो ही सिर है ये हिमालय है, ये मेरे ये हाथ, ये मेरे पैर, ये
जब मैं चलता हूं तो भारत चलता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरा हिंदुस्तान मुझ में बसता है। इतना विराट चिंतन प्रतिपल अपने हृदय में रहना चाहिए। एक क्षण के लिए अपने भीतर कोई दुर्बलता, कोई दीनता, कोई क्षुद्रता नहीं आनी चाहिए। इसी को योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा। स्वामी विवेकानंद को गीता का सबसे प्रिय श्लोक क्या था पता? क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप क्लैब्यमास्म गमा पार्थ नैतत्त्वयुपद्यते। ऐ अर्जुन, तुझे शोभा नहीं देता, ये कायरता की बातें मत कर। बड़ा कठोर शब्द प्रयोग किया उन्होंने। क्लैब्यम का अर्थ होता है नपुंसकता, कायरता, बुज़दिली। क्लैब्यमास्म गमा पार्थ नैतत्त्वयुपद्यते। अर्जुन, तुझे शोभा नहीं देता है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, अपने भीतर की क्षुद्रता को छोड़, हृदय की दुर्बलता को छोड़। त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप, अपना स्वधर्म निभा। हाँ? तो आज अपना राष्ट्र धर्म निभाने का समय आया है। मैं बोल रहा था अपने को अभी बहुत बड़ा काम करना है। अभी तो शुरुआत है और अभी इसका तंत्र खड़ा करना है नीचे तक, और षड्यंत्र को दूर करना है। खुद भगवान का यंत्र बनना है। यंत्र बन करके बहुत बड़ा तंत्र खड़ा करना है संगठन का, और सारे षड्यंत्र को खत्म करना है। तो क्या बनना है सबको? भगवान का यंत्र बन करके नीचे संगठन का तंत्र मजबूत करना है और इस षड्यंत्र को खत्म करना। इसके लिए आज आपको बुलाया है। काम तो वो ईश्वरीय शक्ति करवा रही है, भगवान का विधान है। ये भागवत मुहूर्त है, अब शुभ होने वाला है, परिवर्तन अवश्यम भावी है। अब उसकी दिशा तय करने के लिए फिर हमारी क्या भूमिका है? सब कुछ जो है ईश्वर को ही कराना है। तो वो भी तो उसी की भूमिका है कि इस युग में, इस रूप में हमको प्रभु ने जन्म दिया, और इतने बड़े कार्य के लिए हमको भगवान ने एक बड़े संगठन के साथ जोड़ा, सौभाग्य दिया। अरे आज आप लोग काम कर रहे हो, जरा सोचो। और किसी की बात छोड़ो, तुम्हारे सामने एक ठेठ देसी आदमी बैठा है, इसी के बारे में सोच लो। जब मैं घर से बाहर निकला था तब मेरे पास में कोई पहचान नहीं थी, मेरे गुरु का कोई नाम नहीं जानता था। आर्य समाज के कुछ लोग, जब मैं गुरुकुल में पढ़ा तब कुछ आर्य समाज के क्षेत्र में कुछ लोग मेरे गुरुजी का नाम जानते थे। मेरे पास में कोई पीठ नहीं थी कि ये शंकराचार्य की पीठ है, ये सिद्ध पीठ है, ये इतने 500 साल पुरानी पीठ है, ये 1000 साल पुरानी पीठ है। मेरे पास में कोई ब्रांड नहीं था। आजकल तो ब्रांड से चलता है ना, कोई पार्टी में सम्मिलित हो जाता है तो भाई ये उस पार्टी का एक ब्रांड होता है, उसका एक अपना जो है एक लोगो होता है, उसका एक चिन्ह होता है। हमारे पास में कोई ब्रांड नहीं था, हमारे पास में कोई सरनेम नहीं था, हमारे पास में कोई पहचान नहीं थी, हमारे पास में कोई पीठ नहीं थी। जहां हम बैठे वहां पीठ बन गई, जिधर हम चले उधर ब्रांड बन गया। आज आप लोग जहां जाते हो वहां आपको परिचय देने की आवश्यकता नहीं कि आप कहां से आए हो। आपको बस इतना सा बताना है कि हम जो है पतंजलि से जुड़े हुए, हम बाबा जी से जुड़े हुए हैं। हाँ? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब मैं निकला था तब मेरे पास में कोई ब्रांड, मेरे पास में कोई पीठ नहीं थी। हाँ? कि ये इतनी साल पुरानी पीठ है, ये ऐसा है वैसा है। हाँ? अरे मेरे भाई, अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने ऊपर हौसला रखो। तो आप लोगों को अब काम करने के लिए इतना बड़ा क्षेत्र है और इतने संसाधन है। जब मैं निकला था ना घर से तब मेरे पास 500 रुपए पूरे नहीं थे। 15 साल की उम्र, और कुआं कितना फीट खोदा? 150 फीट गहरा खोदा। हाँ? और अब तो ऐसा कुआं खोदा उसमें सारे इन बेईमानों को स्वाह करना है।